हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सभी बौद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में। ये क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आया था 100 वर्ड्स में कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से बौद्ध पर्यटन स्थल है। तो एक तो हम सभी को पता होता है, वो होता है क्या, सांची। बट केवल आप सांची का आंसर लिखोगे तो वो आंसर जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एमपी में इसके अलावा और भी बहुत सारे स्तूप अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन सब के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो अभिलेख वगैरह जो हैं वो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन सारे के सारे जितने भी स्तूप मध्य प्रदेश में मिलते हैं सभी क्षेत्रों में, सभी जिस भी जिले में हैं, उन सब का नाम और डिटेल आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चन आया कि 100 वर्ड में आपको सभी के बारे में लिखना था। कोई एक के बारे में टिप्पणी करके भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं सभी के सभी बौद्ध स्तूपों के बारे में जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इसकी जानकारी सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो 399 से लेकर 412 के बीच में उसने भारत का भ्रमण किया था। भारत के अलावा वो श्रीलंका और ईस्ट में जो आप देखोगे वहाँ भी बहुत सारे देशों की उसने यात्रा की थी, और उसकी जो पुस्तकें हैं, उसका जो साहित्य है, उससे जानकारी मिलती है कि अशोक के समय पर लगभग 84,000 स्तूपों की निर्माण पूरे भारत में किया गया था। इन 84,000 में जो मध्य प्रदेश में हैं उन सबके नाम और जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मेंस में लिखने के लिए आया था कि मध्य प्रदेश के सभी बौद्ध पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए, तो केवल सांची जो है हम सबको पता होता है, लेकिन केवल सांची जो आप लिखोगे तो वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरा, ये प्री में भी पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई इंडिविजुअल पे भी आपको 3 मार्कर के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ किस जिले में है और किस धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें जैन धर्म से संबंधित पर्यटन स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सांची तो सबको पता होता है, लेकिन सांची के अलावा जो ये 5 और हैं, इन सबके नाम और जिले आपको पता होने चाहिए। तो सांची तो हमको सबको पता है कि सांची है। दूसरा है विश्व टेकरी स्तूप है जो ये उज्जैन में है। तीसरा है भरहुत स्तूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जनरली पता होता है। तो भरहुत स्तूप किस जिले में है? सतना में है। चौथा है देवर कोठार, रीवा जिले में। पांचवा है सतधारा, सांची के पास में ही है, और ये सांची वाले स्तूप से ही कुछ दूरी पर सतधारा स्तूप भी मिलते हैं। और छठवां है कसराबाद बौद्ध स्तूप, ये खरगोन जिले में हैं। तो ये 6 बौद्ध स्तूप जो हैं मध्य प्रदेश में हैं, जो जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 100 वर्ड में लिखने के लिए आएगा, तो केवल सांची के बारे में ना लिखकर हम इन 6 पॉइंट के बारे में लिखेंगे, और 6 पॉइंट में इसके डिटेल देंगे, तो आपका आंसर वो कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख भी आपको पता है मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जैसे कि सांची में भी हैं बहुत सारे, रूपनाथ में जबलपुर में है, पनगुड़िया अभिलेख है सीहोर में, और गुर्जरा अभिलेख है दतिया में। ये भी अशोक के समय पे ही है, मतलब 300 BC जो है, 300 BC के आसपास जो है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये सब जानकारियां लिखे स्तूप बनाए गए थे अशोक के समय पे, और अशोक के समय के बाद भी बनाए गए थे। और गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में, इसी से ही हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। चलिए, तो अब हम थोड़ा थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे इन 6 बौद्ध स्तूपों के बारे में, क्योंकि आपको 100 वर्ड में आंसर लिखना है, तो ये 6 के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, और 2-2 लाइन सब में लिखना पड़ेगा, तब ये आंसर जाके कंप्लीट होगा। केवल बौद्ध स्तूप के बारे में लिखेंगे आप सांची के बारे में, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा सांची के बौद्ध स्तूप। सबसे प्रमुख जो है पर्यटन स्थल बौद्ध से संबंधित मध्य प्रदेश में है, तो वो कौन सा है? सांची है। यहाँ भारत के अलावा भी कई देशों से, तिब्बत से, श्रीलंका से बहुत सारे लोग जो है सांची के स्तूपों के दर्शन के लिए आते हैं। इसका निर्माण जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। सांची को पहले हम काकानाडाबोटा या बोटा श्री पर्वत के नाम से भी, जो साहित्य है उसमें यह नाम देखने को मिलते हैं कि सांची को बोटा पर्वत भी कहा जाता था, या काकानाडाबोटा भी कहा जाता था। सबसे पहले इसकी जो खोज है, जो सांची के बौद्ध स्तूपों की खोज है, 1880 में की गई थी, और खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो बंगाल कैवेलरी के थे। उनका नाम था जनरल हेनरी टेलर। तो ये नाम भी हमको याद रखना है, क्योंकि नाम जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको मेंस में उत्तर लिखने में बहुत काम आएगी। तो ये नाम याद रखने की मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। आप सबको पता है कि सांची को, और कि सांची के वाले दूध के पैकेट हम सभी के घरों में आते हैं। शहरों में देखोगे आप सांची के दूध के पैकेट आते हैं इस तरीके से, और यहाँ में उसको पैकेट को खोलने के लिए इस तरीके से जो है कट लगा होता है कि यहाँ से इसको काटें, ठीक है ना। इस पैकेट को काटने के लिए उस पर निशान बने होते हैं। तो ये जो काटने का काम किसका होता है? टेलर का काम होता है।
तो वो कैंची से यहाँ से काटता है, ये निशान बना होता है उसमें कि दूध के पैकेट को यहाँ से काटें। तो टेलर जो शब्द है आपको यहीं से पकड़ना है कि सांची की जो खोज है हेनरी टेलर ने की थी 1880 में। उसके बाद जो है इसकी खुदाई शुरू हुई आसपास के सभी क्षेत्रों की। मध्य प्रदेश में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत पुरातत्व विभाग है, उसकी लगभग शुरुआती सारी खुदाई का काम श्री मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, ये स्थापना के समय से ही उससे जुड़े हुए रहे हैं। और 1989 में बाद में इसको विश्व धरोहर या विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। और विश्व विरासत स्थल जो होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं, जब ये किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी अब केवल उस क्षेत्र की नहीं है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि अब सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे विश्व की है। इस प्रकार के स्थलों को सुरक्षा देने की और संरक्षण प्रदान करने की। तो ये विश्व धरोहर में जो है विश्व विरासत स्थल का 1989 में इसको घोषित किया गया। तो 2-3 फैक्ट आपको सांची के बौद्ध स्तूपों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले तो इसका निर्माण अशोक ने किया 300 शताब्दी ईसा पूर्व में। सांची को पहले हम बोटा पर्वत या काकानावा के नाम से जानते थे। इसकी खोज जो है जनरल हेनरी टेलर ने की थी। टेलर को आप कैसे समझेंगे, आपको बता दिया मैंने कि सांची के दूध के पैकेट को फाड़ने के लिए जो कैंची से उसको फाड़ते हैं, तो कैंची मतलब टेलर। कनिंघम ने इनकी खुदाई की थी और 1989 में इनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ बहुत सारे स्तूप हैं, 3 स्तूप सबसे मुख्य रूप से हैं, और जो स्तूप नंबर 1 है जिसको सबसे पहले आप देखने जाओगे सबसे आगे यही दिखता है, उसको हम महान स्तूप की संज्ञा देते हैं। इस तरीके से दिखता है, ये एक टिपिकल स्तूप की संरचना है। ये ज़्यादातर कहीं मिलती नहीं है किताबों में, और यदि मध्य प्रदेश में आंसर लिखने को आता है तो आप ये वाला कंटेंट डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक सामान्य जो स्तूप होता है वो इस तरीके से दिखता है, और हर शब्द के, हर पार्ट के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना, तो स्तूप के जो होते हैं मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला कहलाता है हर्मिका, दूसरा कहलाता है मुख्य भाग, और तीसरा कहलाता है वेदिका। अब तीनों भाग को मैं बताता हूँ आपको किसका क्या महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हर्मिका जो होता है स्तूप के शीर्ष पर रखा होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है हर्मिका। ये जो चौकोर आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये चौकोर भाग कहलाता है हर्मिका। ठीक है ना, शीर्ष पर रखा होता है। और इसके बीचों बीच आप देखोगे 3 छतरियां दिखेंगी आपको, ये पहली, ये दूसरी और तीसरी। 3 छतरी होती हैं जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों को रिप्रेजेंट करती हैं। और बौद्ध के 3 रत्न क्या होते हैं? एक तो बुद्ध, दूसरा है धर्म, और तीसरा है संघ। आपने नाम सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो 3 छतरी हैं जो हर्मिका के शीर्ष पर रखी होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और हर्मिका क्या होता है? मुख्य भाग के ऊपर ये चौकोर भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है। हर्मिका के नीचे जो भाग होता है वो मुख्य भाग कहलाता है। सारे स्मृति चिन्ह जो होते हैं, जैसे बहुत सारे बुद्ध के स्मृति चिन्हों के ऊपर स्तूप बनाए गए हैं, या फिर उनके शिष्यों के अवशेषों पर स्तूप बनाए गए हैं, तो वो जो अवशेष होते हैं वो इसी मुख्य भाग में रखे जाते हैं। ये होता है पूरा मुख्य भाग। इसका आकार कैसा है? ये अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है ना, अर्ध गोलाकार या अर्ध अंडाकार आप कह सकते हैं इसको। इस तरीके से इसको कहा जाता है। ये भाग कहलाता है मुख्य भाग। इसमें केंद्रीय कक्ष भी होता है जो अंदर होता है, और अर्ध गोलाकार गुंबद ही होता है। ये पूरा गुंबद नहीं है, अर्ध गोलाकार गुंबद होता है। तीसरा भाग कहलाता है क्या? वेदिका। तो वेदिका होती है ये जगह जहां पर परिक्रमा की जाती है। ये वेदिका है जो आप बाउंड्री देख रहे हैं चारों तरफ जिससे कवर किया हुआ है, ये वेदिका कहलाती है। और बीच वाली जगह होती है, इसको जगह कहा जाता है पथा। इस पथा पर परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाग होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अर्धगोलाकार भाग होता है उसके नीचे एक थोड़ी सी जगह होती है और फिर एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को जो है, इस वाली बाउंड्री को मेधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेधी कहा जाता है। और अर्धगोलाकार जो गुंबद है उसके बीच में जो जगह छूटी होती है उसको प्रदक्षिणा कहा जाता है। प्रदक्षिणा, ठीक है ना। तो ये वाला भाग है प्रदक्षिणा, ये मेधी हो गया ये वाला भाग हो गया पथा जहां पर परिक्रमा की जाएगी, और ये वेदिका होती है। ठीक है ना। वेदिका में अंदर प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने होते हैं। 4 द्वार होते हैं जहां से एंटर करके आप वेदिका से होते हुए इस पथा में प्रवेश करते हो। इन 2 द्वारों को तोरण द्वार कहा जाता है।
ठीक है ना। ये तोरण द्वार जब स्तूपों का निर्माण किया गया था तब नहीं थे, इनकी स्थापना बाद में कराई गई है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से शासकों ने इनमें क्या सुधार किए और क्या भाग जोड़ा है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3 भाग आपको समझ में आए कि स्तूप के जो है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला कहलाता है हर्मिका जो शीर्ष पर होता है, दूसरा भाग होता है मुख्य भाग जो अर्धगोलाकार गुंबद होता है, और तीसरा होता है वेदिका जिसके अंदर पथा पर परिक्रमा की जाती है। ठीक है ना। बाद में जो है स्तूप का एक मुख्य आकर्षण क्या हो गया, नक्काशीदार तोरण हो गए, मतलब ये दरवाजे हो गए। और इन मुख्य रूप से जो तोरण द्वार हैं ये सातवाहन वंशों के द्वारा निर्माण किए गए थे। क्योंकि किताबों में आप देखोगे तो कुषाण शासकों का भी जिक्र देखने को मिलता है कि तोरण के द्वार जो है बाद में लगाए गए थे। और इनमें जो तोरण द्वार है इनमें बहुत डिटेल में आप देखोगे इस तरीके से दिखता है ये तोरण द्वार। यहाँ बहुत सारा कंटेंट लिखा होता है, बहुत सारे चित्र भी होते हैं। तो इनमें आप देखोगे कि बुद्ध की जातक कथाएं हैं, उनके जीवन के दृश्य हैं, उनकी इतिहास की घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की, उन सब के बारे में जो जानकारी है इन तोरण द्वारों पर लिखी जाती है और चित्र बने होते हैं। और जो पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये बुद्ध के समय और अशोक के समय पे नहीं थे, ये बाद में सातवाहनों ने, कुछ कुषाणों ने अलग से इनको बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन बाद में हुए, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लो आप एक बात कि जो अशोक ने सांची के स्तूप बनाए थे उसमें केवल मुख्य भाग बनवाया हुआ था। ठीक है ना, मतलब और स्तूप के चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई थी वो लकड़ी की बाउंड्री थी। अभी आप जाकर देखोगे तो बड़े पत्थर की, सफ़ेद पत्थर है उसकी बनी हुई होती है। ठीक है ना। और इस अंदर वाले भाग को मैंने बता दिया, बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, वेदिका, जिसकी परिक्रमा की जाती है। और सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे वो मुख्य रूप से किसके बने थे, ईंटों के बने थे। लेकिन अभी आप जब देखने जाओगे तो आपको किसके बने हुए मिलेंगे, पत्थर के बने हुए मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये सुधार जो है परिवर्तन बाद में किया गया, क्योंकि जो ईंटों के थे वो टूट गए थे और जर्जर अवस्था में थे। तो बाद के शासकों ने इनमें बहुत सारे सुधार करवाए। ठीक है ना। तो किसने क्या सुधार करवाए, सबसे पहले शुंग शासकों ने क्या किया था, जो ईंटों का बने हुआ था वो जर्जर हो गया था, तो इन्होंने क्या किया था, पत्थर से कवर करवाया था और उसको ऊंचा करवा दिया था। तो अभी आप देखोगे बहुत सारे जो ऊंचाई पर बने हुए हैं, तो जो पत्थर लगवाने का जो काम था और उसको बाहर से कवर करने का काम था वो किसने किया था, शुंगों ने किया था। तो प्रारंभ में जो स्तूप हुआ करते थे लगभग 60 फीट के हुआ करते थे। अभी आप जाके देखोगे तो लगभग 120 फीट के स्तूप मिलते हैं। तो जो पत्थर लगवा के ऊंचाई बढ़ाने का काम और चारों तरफ से पत्थर लगाने का काम किसने किया था, शुंगों ने किया था। कुषाण और सातवाहन में मैंने आपको बताया इन्होंने क्या कर दिया, 4 तोरण द्वार लगवा दिए चारों दिशाओं में, जिनमें से होते हुए आप कहाँ एंटर करते हो, आप एंटर करते हो ये तोरण द्वार से होते हुए आप आओगे ये पथा वाले भाग में, ये वेदिका है, क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर आप परिक्रमा करोगे, इस पथा पर घूमोगे। ठीक है। तो ये सब काम ये बाद में हुए, पहले नहीं हुए थे। इसके बाद कुषाण हो गया, उसके बाद 3री शताब्दी में गुप्त शासक आ गए थे। तो गुप्त शासकों ने क्या किया था, अभी आप सांची में जाओगे तो एक बौद्ध मंदिर भी देखने को मिलता है और एक सिंह स्तंभ भी देखने को मिलता है। तो स्तूपों के चारों तरफ जो सांची में एक बौद्ध मंदिर और स्तंभ है ये गुप्त काल में बाद में बनाए गए थे। तो आपको मैंने जो बात बताई वो आपको अच्छे से याद रखना है कि अशोक के समय पे जो स्तूप बने थे वो कैसे बने थे, ईंटों के बने हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद लकड़ी की बाउंड्री बनी थी। शुंगों ने क्या किया, इन्होंने पत्थर से उसको चारों तरफ से कवर करवाया और ऊंचाई बढ़वा दी। कुषाण और सातवाहन शासकों ने इसमें तोरण द्वार लगवाए और गुप्त शासकों ने इसमें एक बौद्ध मंदिर और सिंह स्तंभ की स्थापना की। ठीक है। तो अब आप देखोगे ये है मुख्य गुंबद और ये तोरण द्वार जिससे आप एंटर करते हो। ठीक है ना। ये वेदिका है, इसके अंदर में पथा है जिसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। जो मुख्य गुंबद है वो लगभग 36 मीटर की परिधि रखता है और लगभग 16 मीटर ऊंचा है। और ये भारतीय स्थापत्य की अनुपम कृति है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है, एक बार आप जरूर जाके देखें। स्तूप नंबर जो 2 है वो भी पाषाण निर्मित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तूप नंबर जो 3 है ये भी अर्धगोलाकार गुंबद वाला धार्मिक महत्व रखता है। अब ये धार्मिक महत्व इसलिए रखता है कि गौतम बुद्ध के 2 बहुत प्रमुख शिष्य थे, उनमें एक का नाम था सारिपुत्र और एक का नाम था महामोगलायन। तो ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु के बाद के जो अवशेष हैं गुंबद नंबर 3 में रखे गए हैं। ठीक है। तो ये जानकारी आपको याद रखना है, तब जाके सांची का जो कंटेंट है आपका कंप्लीट हो पाएगा। आप बेसिक चीज़ें यदि लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कंटेंट अपना बहुत अच्छा करना है, इसीलिए कुछ अच्छे से फैक्ट्स हमको याद रखने हैं और कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें भी याद रखनी है, ताकि आपका उत्तर जो है बाकी सबसे बहुत अलग हो जाए। ठीक है ना। तो ये जरूर मेंशन करें आप, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन करेंगे। बहुत सारी पुस्तकों को सर्च करके ये कंटेंट इकट्ठा किया है मैंने, क्योंकि आप देखोगे एक पुस्तक में सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए
ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं ये जरूर याद रखना आप, कौन कौन के शिष्यों के नाम क्या थे, सारिपुत्र और महामोगलायन। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तूपों की तरफ। सांची से ही कुछ दूरी पर एक और बौद्ध स्तूप वाला स्थान है जिसको सतधारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो 28 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 30 स्तूप इसमें पाए जाते हैं और सभी बहुत जर्जर अवस्था में हैं। ASI जो भी है बहुत सारा इनको संभाल के नहीं रखते हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन सबका जो है पुनर्निर्माण अच्छे से नहीं किया है। यहाँ पर 2 मुख्य बौद्ध विहार भी हैं जो 30 स्तूपों के अलावा, देख रहे हैं। तो ये वहाँ का मुख्य स्तूप है जो इस अवस्था में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ईंटों के बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए मतलब ये प्रारंभिक ऐसी ही अवस्था है प्रारंभ से। तो ये मिट्टी के बने हुए थे, वो गिर गया, वो अंदर देख रहे हो आप, केवल मिट्टी मिट्टी बची हुई है। जो ईंटों का कवर था चारों तरफ का वो पूरी तरीके से टूट गया है, ठीक है ना। तो ASI ने बताया था कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और 28 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने स्तूप? 30 स्तूप हैं। तो जिनको नहीं पता कि हीनयान संप्रदाय क्या है उनको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बौद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी। एक हो गई थी इसको बोलते थे हम महायान, और दूसरी जो शाखा हो गई थी उसको हम क्या बोलते थे? हीनयान। तो जो महायान को मानने वाले लोग थे वो बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं और भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। और दूसरे जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, एक गुरु मानते हैं, एक संत मानते हैं, एक शिक्षक मानते हैं, ये मानकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। और इनके आप देखोगे अलग अलग प्रकार के जो है इनकी जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत सारे कुछ लोग जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो महायान शाखा को मानते हैं, कुछ हीनयान शाखा को मानते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। तो ये जो बौद्ध स्तूप है ये हीनयान से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें एक मुख्य और 29 अन्य स्तूप है, मतलब कुल मिला के 30 स्तूप हैं। और मुख्य जो स्तूप है कि लगता है कि सांची से भी बड़ा है क्योंकि ये बेसिक अवस्था में है। सांची के में बाद में पत्थर लगवाए गए, ऊंचाई बढ़वाई गई तो वो अब 120 फीट का हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका मुख्य जो स्तूप है वो सांची से भी बड़ा हो गया। तो ये भी अशोक के काल में ही बने हुए हैं और लगभग 3वीं शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व के आसपास इनका जो समय है वो माना जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपको लिखना जरूर पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा है दोस्तों, तीसरा जो है उसको कहा जाता है क्या? देवर कोठार। ये बौद्ध स्तूप है कहाँ पर? रीवा में है ये बौद्ध स्तूप। तो ये रीवा का जो बौद्ध स्तूप है ये देवर कोठार है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। अशोक के शासनकाल से ही संबंधित है, मतलब 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। इसमें भी तोरण द्वार के अवशेष मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि से बहुत सारे अभिलेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बहुत सारे पात्र खंड हैं, पत्थर के टुकड़े, और शिलाओं पर जो है बहुत सारी जानकारियां लिखी नहीं है। हजारों साल पुराने शैल चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे शैल चित्र हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही शैल चित्र इतने पुराने तो नहीं, लेकिन इस समय के जो शैल चित्र हैं देवर कोठार बौद्ध स्तूप रीवा में देखने को मिलते हैं। तो हमको ये नाम और जिला जरूर याद रखना है क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण स्तूप का क्षेत्र है वो है भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप किस जिले में? सतना जिले में पाए जाते हैं। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब हम देखते हैं भरहूत स्तूप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भरहूत स्तूप कौन से जिले में है? सतना जिले में है, ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग के समय में इसका निर्माण किया गया है, मतलब 185 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है उसमें भरहूत के स्तूप का निर्माण किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात भरहूत स्तूप के बारे में ये है कि इस स्तूप को समाज का दर्पण कहा जाता है। मतलब समाज की क्या स्थिति थी उस पुष्यमित्र शुंग के समय, समाज कैसा था, दैनिक जीवन की स्थिति कैसी थी, इस प्रकार के चित्र और रचनाएं जो हैं भरहूत स्तूप के आसपास शिलाओं पर देखने को मिलती। जैसा कि मैंने ये डायग्राम में दिखाया है, आप देख सकते हो। ये आम जीवन में लोग काम करते हुए, शिक्षा दीक्षा देखते हुए, इस प्रकार के जो चित्र हैं वो भरहूत के स्तूप में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समाज का दर्पण कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? सतना जिले में स्थित है। और इसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के समय पे किया गया था, मतलब 185 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला है कसराबाद बौद्ध स्तूप। ये कौन से जिले में है? खरगोन जिले में।
कसराबाद जो है बौद्ध मौर्यकालीन समय में कसराबाद एक प्रमुख नगर हुआ करता था, ठीक है ना। इसके इसीलिए यहाँ पर कसराबाद में जो देखोगे बहुत सारे स्तूप, विहार बौद्ध केंद्रों के रूप में फलते फूलते रहे बहुत समय तक, बुद्ध के बाद भी, मौर्य काल के बाद भी, क्योंकि कसराबाद उस समय का एक प्रमुख औद्योगिक नगर था उस समय का, ठीक है ना। यहाँ आसपास मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं, उनमें कई में बौद्ध भिक्षुओं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बाद में फिर सरकार ने कसराबाद में क्या एक संग्रहालय की स्थापना कर दी है 2003 में, क्योंकि अभी वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब देखोगे स्तूपों की क्या स्थिति होगी, उनको जमीन में मिल गए हैं, पत्थर आसपास पूरी तरीके से टूट गए, तो कुछ दिखता भी नहीं है। तो जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं और मूर्तियाँ थीं, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लेख थे और जो अभिलेख थे, उन सबको जो मूर्तियाँ और अभिलेख को कहाँ स्थापित कर दिया गया है, अब उस संग्रहालय में ले जाया गया है। तो संग्रहालय है कसराबाद में अभी, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में, और ये कौन से जिले में है, खरगोन में। और हमको याद रखना है कसराबाद जो है मौर्यकालीन एक बहुत प्रमुख नगर था, और यहाँ से बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो जो प्राकृतिक रूप से जगहें थी उन सब नष्ट होती जा रही हैं और नष्ट हो गई हैं। अब यहाँ से जो भी प्रमुख अभिलेख थे, मूर्तियाँ थीं, मृदभांड थे, और जो भी प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में उसके अभिलेख थे, उन सबको इस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। और इसका निर्माण कब किया गया है, 2003 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। छठवां और अंतिम जो बहुत प्रमुख बौद्ध स्तूप है उसको हम कहते हैं वैश्य टेकरी या बौद्ध स्तूप कहते हैं, जो कहाँ पर है, उज्जैन जिले में, ठीक है ना। तो अब उज्जैन से अशोक का लगाव इसलिए प्रमुख था क्योंकि अशोक की जो पहली पत्नी थी वो एक उज्जैन के व्यापारी की ही बेटी थी, ठीक है ना। तो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में भी अशोक ने बहुत सारा निर्माण करा है। इसको जो ये प्रमुख स्तूप का निर्माण कराया गया था, इसे आज वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो हुआ ये कि अशोक जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो अवंती वाले मतलब उज्जैन के क्षेत्र के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए कुशीनगर गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे सारे अवशेषों का बंटवारा हो चुका था। केवल दो ही चीजें बची थी, एक तो बचा था गौतम बुद्ध का चीवर और एक बचा था आसंदी। आसंदी होता है वो बैठने की जगह जिस पर बैठ के वो ध्यान करते थे, और चीवर होता है वो गमछा जो ऊपर से लपेटते हैं। तो ये दोनों अवशेष लेकर ही ये जो बौद्ध भिक्षु का संघ था जो उज्जैन से गया था वो वापस आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चीवर, आसंदी और अशोक के जो बेटे और बेटी थी महेंद्र और संघमित्रा थे, इनके अवशेष रखकर ही वैश्य टेकरी का निर्माण किया गया था। ये बहुत बड़ा स्तूप है, लगभग 100 मीटर इसकी ऊंचाई है और व्यास है 350 फीट। तो बहुत बड़ा स्तूप है। अब तो उसमें मिट्टी चारों तरफ से उग गई, अब देख रहे हैं आपको पहाड़ जैसा लगने लगा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि स्तूप हुआ करता था, बहुत बड़ा स्तूप होता था। तो इसीलिए जो है ये बौद्ध वैश्य टेकरी स्तूप उज्जैन का जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, हमने 6 प्रमुख, आपको मैंने क्या पढ़ा है, बौद्ध धार्मिक स्थल पढ़ा है जो आपको याद रखने हैं जब भी आप मध्य प्रदेश में बौद्ध पर्यटन स्थलों की बात करोगे, ठीक है ना। तो स्तूपों के देखने के लिए हर कोई जाता है, ठीक है ना। और जहाँ भी स्तूप बनाए गए तो उसके आसपास ही विहार बनाए गए, तो उसके आसपास ही अभिलेख लिखे गए थे। तो बहुत ज़्यादा अभिलेख के बारे में तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अलग से पर्यटन स्थल नहीं होते हैं, स्तूप की तरह ही लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको 6 नाम बताए, 6 नाम आपको अच्छे से याद